अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सैलरी के क्वेश्चन की। चैप्टर नंबर 10 खालिद साहब पेटी वाला की बुक का जो है। तो आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और इसमें से हम क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। हमारे चैप्टर नंबर दिस है। इसमें एक क्वेश्चन जो हमें नजर आ रहा है वो है मिस्टर बदर वाला। ठीक है। उसके अंदर हम देखते हैं कोई स्पेशल अमाउंट ना हो। बेसिक सैलरी है ए हाई फाई लिमिटेड फॉर द पास्ट 2 ईयर जो इसमें काम कर रहे हैं। फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून है जी हमारा। कोई अमाउंट हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं बता देता हूँ आपको। बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, बेसिक सैलरी, टोटल टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंस, एग्जाम अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। और ये मंथली है, ये बात आपने जरा ध्यान में रखी है कि ये एनरोलमेंट क्या है, मंथली है। हाउस रेंट अलाउंस टोटल टैक्सेबल होता है, ये अकोमोडेशन की तरह ट्रीट नहीं करना है इसे। 900,000 for signing bond with SFL according to the bond whether would not decline from his retirement before expiry of his 40% of this amount bond signing की है। तो कंपनी मेंटेन कार फॉर बोथ करते थे, बोथ के लिए क्या लेंगे 5%। द कार वॉज परचेज ऑन 1 अगस्त एट अ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस। परचेज की गई थी 15 लाख रुपए, 15 लाख का 5% लेंगे। और गाड़ी परचेज की गई थी अगस्त को। हमारा साल क्लोज हो रहा है 30 जून 2000 एक्स को। तो इसके लिए आपने एहतियात करनी है कि इसको आपने इसका 5% लेंगे। फिर आप जुलाई को निकाल दें तो 11/12 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे इसको। सही है। क्योंकि पूरे साल के लिए गाड़ी नहीं मिली। जो भी एसेट आपको आप मिले पूरे साल के लिए ना मिले यूज के लिए, तो इसमें टाइम प्रपोर्शन लेते हैं। On 1st January, HFL sold an automotive inventory to Badr for 12,000 rupees. The net realizable value of the automotive inventory was, and this was this. इसको 2 जनवरी को एक चीज बेची गई कितने की 12,000 रुपए की। नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द ऑटोमोबाइल इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर एंड 30 जून ऑफ दिस। तो जी 31 दिसंबर 2025 को उसकी जो वैल्यू थी वो 22,000 रुपया थी। जबकि 30 जून को इसकी वैल्यू ये थी। तो ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। हमें तो जिस दिन हमें चीज मिली थी वो चाहिए। तो हमें 22,000 रुपये की चीज, हमें तो 22,000 की चीज देखे ना। उसने कल 2 जनवरी F6 को आपको चीज मिली है 12,000 रुपये की। जबकि उसकी 31 दिसंबर यानी इससे एक दिन पहले उसकी वैल्यू यानी क्लोजिंग वैल्यू पिछले दिन की उस दिन की ओपनिंग होगी वो थी 22,000 की। जबकि 30 जून को वो ये थी। तो हमें तो उस दिन की वैल्यू चाहिए होती है जिस दिन हमें चीज मिली है या उसकी रिस्ट्रिक्शन विदड्रॉ की गई। तो 22 की चीज 12 में मिली तो 10,000 रुपये का गेन हमारी सैलरी में हो जाएगा। एप्पल अक्वायर्ड ऑन जुलाई एट अ कॉस्ट ऑफ, ये हमारे लिए तीनों वैल्यूज इरेलीवेंट है। ये भी वैल्यू हमारे लिए इरेलीवेंट है। सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट की एग्जामिनर ने ताकि स्टूडेंट को चेक करें। तो इसमें ये दोनों वैल्यूज इरेलीवेंट थी। हमें जिस दिन चीज मिली और वो जिस उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी उसको लेना। साथ साथ पानी पीता है। मेरे दोस्त और उनकी बेटी की डेथ हो गई है, दुआ करें। अभी उनका मैसेज आया है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे, उनको सब्र अता करे। उनके पहले भी बेटे की डेथ हुई है, अब दोबारा उनकी बेटी की डेथ हो गई है। बड़ा तकलीफ तो ये लगता है।
एन ऑप्शन वाज ग्रांटेड टुगेदर ऑन अगस्त 2024। हम हैं ये सब बनता टैक्स ईयर F5, हम किसमें हैं F6 में। एक्वायर 2500 शेयर, ये मैं साथ आपसे जरा स्क्रीन में ये लेकर चलूँ। चल थोड़ा समय डेटा एनालिसिस कर ली यहाँ पे। ये होगी हमारा K3 क्वेश्चन नंबर 10.11। इसको मैं मेरे साथ देखिएगा। कहते जी एन ऑप्शन वाज ग्रांटेड ऑन अगस्त वो 2000 X4 को इनको ऑप्शन दी गई टू अक्वायर 2500 शेयर। 2500 शेयर इन HFL पेरेंट कंपनी। ठीक है, पेरेंट कंपनी जो है या खुद कंपनी जो है एक ही बात है। रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन में आता है मामू PLC लिस्टेड ऑन हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। हमारे लिए ये लिस्टेड नहीं है, पब्लिक कंपनी नहीं होती। However, the option was exercised after completion of 1 year of service with HFL. The bidder paid an amount of equivalent to 2 लाख to acquire the option when the market value। तो उसको ये 1 साल के बाद मिली, यानी उसको कब मिली होगी, अगस्त में अगर ली है तो जुलाई 2005 में इसने एक्सरसाइज की, इसने ऑप्शन को अक्वायर किया जब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 2.5 लाख। जबकि उसने पेमेंट कितनी की, इसने पेमेंट की उसको 2 लाख। ठीक है, अब उसने जुलाई X5 में की है, तो पहली सवाल ये है कि ये हमारे पीरियड में फॉल कर रहा है। बिल्कुल, हमारा जो टैक्स ईयर है वो जुलाई से स्टार्ट होकर 30 जून 2000 में फॉल कर रहा है। ठीक है, कोई और भी बताया। अब तो उसने ये ऑप्शन ले ली जबकि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, 2.5 लाख। आगे भी कुछ बता रहा है, कहते हैं कि ऑन 1 सितंबर, देखिएगा, ऑन सितंबर 2005 पेड, उसने कुछ एक और अमाउंट भी पे किया है टू अक्वायर द शेयर, 3 लाख। अच्छा, ये जो उसने पेमेंट की है, उसने शेयर भी अक्वायर किए, ऊपर जरा ध्यान से देखिएगा। टू अक्वायर द ऑप्शन में गलत लिख दिया है, टू अक्वायर द ऑप्शन। ठीक है, अक्वायर द ऑप्शन, उसने ऑप्शन ली है। उसकी मार्केट 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये उसने मुझे दे दिया टू अक्वायर द शेयर इन MP। पर शेयर वर इशू टू हिम ऑन 15/9। शेयर उसको इशू किए गए होंगे, शेयर इशूड ऑन 15/9/2005 से ये किए गए हैं। when the market value of each share was 275, जबकि उस दिन उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 375 थी पर शेयर। फिर वो कहते हैं कि ऑन 15/6 F6 हमारे ही पीरियड में फॉल मतलब सोल 2000 शेयर। तो पहले तो हम इसका सैलरी का ट्रीटमेंट करेंगे। सैलरी के ट्रीटमेंट में क्या होता है आपकी, फेयर market value on the day when the shares were actually acquired। तो एक्चुअली शेयर आपने एक्वायर किए हैं 15/9 को और उस वक्त 375 से 2500 शेयर थे। ठीक है, तो हम करेंगे 2500 मल्टीप्लाई बाय 275। ये इसकी मार्केट वैल्यू आ गई 2500 इंटू
375। नेक्स्ट आपने उसमें करनी है पेमेंट, और पेमेंट उसमें की है 2 लाख की, प्लस 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की उसमें पेमेंट की है। तो उसका सैलरी में जो गेन आएगा वो ये आना चाहिए, ये उसका सैलरी का गेन आ गया। और ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है ये उसके लिए क्या बन जाएगी, डीम्ड कॉस्ट, अगली नेक्स्ट पेज में जो उसमें बेचे हैं शेयर। फिर वो कहता है कि आगे ये हमारा सैलरी में चला जाएगा। फिर कहता है कि ऑन 15/6 बदर सोल्ड 2000 शेयर एमटी एंड रिसीव नेट प्रोसीड इक्वलेंट टू 875, ये उसका सैलरी में चला गया। और ये उसका आ गया जी कैपिटल गेन के अंदर। तो पहली बात ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल में है, क्यों नॉर्मल में है, क्योंकि वो कंपनी पाकिस्तान से बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, हमारे पास लिस्टेड नहीं है। तो हम कहेंगे शेयर डिस्पोजल ऑफ शेयर, सिक्योरिटीज नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, शेयर प्राइस, ठीक है, इसमें नेट अचीव की है। इसके बाद देखिएगा बाहर से मिलेगा उसको नेट अमाउंट 875 इन हिज बैंक अकाउंट। दिस अमाउंट वाज रिसीव्ड आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंक चार्जेस ऑफ 5,000। तो 5,000 इसमें चार्जेस थे, ब्रोकरेज एंड कमीशन की 10,000 रुपये की। ठीक है, आपकी जो ऑलरेडी इसने कहा कि आपको नेट अमाउंट मिली है, इसमें से ये जो दोनों अमाउंट माइनस हुई है तो इसको ऐड बैक नहीं करेंगे। तो ठीक है, मैंने अगर मुझे जो टोटल भी कर लेता उसको, इसमें 15,000 ऐड करके 8,90,000 करके फिर मैंने माइनस भी कर ली थी, तो लिहाजा ये माइनस हो गई है तो ठीक है। हाँ, अगर वहां पर इनकम टैक्स होता तो उसको मैं ऐड कर देता फॉर्म के अंदर, तो इसका क्रेडिट भी दे देता। तो चूंकि ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो मेरी सेल प्राइस इसमें क्या आ जाएगी, 875,000। नेक्स्ट आप इसमें कर देंगे डीम्ड कॉस्ट, वो कितनी थी आपकी, यही 937। तो आपका गेन कितना आ जाएगा, ये तो आपका लॉस आ गया, कैपिटल लॉस आ गया, जिसको कि आप यहाँ पर क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड, अगर कोई अमाउंट और कैपिटल गेन की ना हुई तो। ये बात आप सब लोगों को समझ आ गई। यानी हमें जो चीज दी गई थी वो 375 थी, जिस दिन हमें एक्चुअली शेयर मिले थे, और कितने शेयर थे, 2500। हमने पेमेंट कितनी की, जब ऑप्शन को अक्वायर किया हमने जुलाई X5 को, तो 2 लाख उसको को दिया, और सितंबर के शुरू में हमने 3 लाख मजीद दे दिया। तो जब हमें एक्चुअली शेयर मिले तो उस वक्त इसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी थी, 375 पर शेयर। तो हमें 937 की चीज 5 लाख में मिली, तो हमारा गेन कितना आ गया, 437,500। अब हमने इन शेयर को बेच दिया 875 के अंदर, जबकि हमारी डील कॉस्ट कितनी थी, 9, तो हमें यहाँ पर लॉस आ गया। तो कैपिटल लॉसेज जो होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, अगर कोई और गेन होता तो एडजस्ट होना था, वरना इसलिए अब कैरी फॉरवर्ड होगा अगले 6 सालों के लिए। ठीक है जी। Other information, whether received following payment from his previous employer सुल्तान हॉस्पिटल। सुल्तान हॉस्पिटल है, तो इसका ख्याल कीजिएगा तो इस हॉस्पिटल से आपको जो मेडिकल फैसिलिटी मिलती है वो अंदर की कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो वो एग्जाम करती है। 6 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्मिनेशन बेनिफिट्स अंडर एन एग्रीमेंट, टोटली टैक्सेबल है। ग्रेचुटी अंडर एन अनअप्रूव्ड स्कीम 2 दफा आ गया, इसमें से 75,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी जो होती है वो आपकी। मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को, हेलो, ये मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को। तो ये वाली टर्मिनल बेनिफिट्स आ गए। जब 11/2/2005 को बदर फेल इन एंड वाज एडमिटेड टू सुल्तान हॉस्पिटल,
द हॉस्पिटल इंटरेस्ट इन ऑन हिज ट्रीटमेंट बट डिड नॉट चार्ज एनीथिंग टू बजट। ठीक है, अब इसमें ये नहीं बता रहा कि भाई ये जो 65,000 है ये अंडर की कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। ठीक है, लेकिन ये नॉट अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन चूंकि वो था हॉस्पिटल में, सुल्तान हॉस्पिटल में था, और सुल्तान हॉस्पिटल में से कुछ चार्ज नहीं किया, तो ये मार्जिनल कॉस्ट में हमने पढ़ा था ही का लफ्ज, मैंने आपको ही का पढ़ा था जिसमें दो हे होते, हॉस्पिटल और आपके होटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इनके अंदर अगर आप काम करें और इन्हीं से बेनिफिट लो तो एग्जाम्प होते हैं। मेडिकल अलाउंस की नहीं बात कर रहा, कोई और बेनिफिट आप लें, अलाउंस की नहीं बात कर रहा, वो आपको एग्जाम्प है। तो लिहाजा ये एग्जाम्प हो जाएगा 65%। विद होल्डिंग टैक्स वर्किंग फ्रॉम बजट सैलरी, ये हम हमारा 5 लाख रुपए एडवांस टैक्स है, टैक्सेबल इनकम टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस करेंगे। His total assessed taxable income and total taxes paid thereon during the three preceding tax year amounting to this and this। उसका पिछले 3 टैक्स ईयर के लिए उसकी टैक्सेबल इनकम और उसकी टैक्सेबल इनकम ये तो टैक्स ये था, ये किस लिए दिया गया? ये जो ऊपर टर्मिनल बेनिफिट है ना, टर्मिनेशन बेनिफिट अंडर एन एग्रीमेंट, इसको आप चाहो तो कर सकते हो तो टोटल इनकम में ऐड कर दें, या गोल्डन हैंडशेक की तरह इसको आप उनके पिछले 3 सालों के एवरेज रेट के ऊपर भी आप इसको कर सकते हैं। रिडंडेंसी कॉस्ट में एक्स ग्रेशिया पेमेंट मैंने आपको ये बात की थी, आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं। 11 पॉइंट जो 11 है इसका सोल्यूशन देखते हैं। कोई सवाल हुआ तो मेरे से पूछ लीजिएगा। अच्छा, मैं बार बार पढ़ाते हुए तो ये ऑप्शन ले लेता हूँ कि मैं आपको अ, सवाल का सोल्यूशन दिखाते हैं, तो तुरंत भी सवाल का सोल्यूशन देख लेते हैं। ये ना याद किया करें, आपने इसको करना होता है। मेरा पेपर पास हो चुका हुआ है। मिस्टर बजाज टैक्स ईयर आ गया जी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी सैलरी फ्रॉम एक्स एक्स एल बेसिक सैलरी। अच्छा, यहाँ आप लाजमी लिखेंगे 30 लाख रुपए की आप बायोमेट्रिक लिखेंगे, तो 30 लाख रुपए बना चाहते हैं, ऐसे ही आपने करना है। आप पूरा बेसिक सैलरी का 250 यहाँ पर आप लिखेंगे, 250 मल्टीप्लाई बाय 12, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि 3 लाख की फिगर आपने किस तरह से बनाई है। मेडिकल अलाउंस आ गया जी, लेस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। हाउस रेंट अलाउंस टोटल टैक्सेबल हो गया। बॉन्ड साइनिंग अमाउंट टोटल टैक्सेबल हो गई। कंपनी मेंटेन कार, ये देखिएगा। अच्छा, खालिद साहब ने दिन कैलकुलेट किए हैं, आप चाहें तो मंथ वाइज भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इन्वेंट्री आइटम जिससे दी गई थी बजट को, तो 22 लाख में से 11-12 हज़ार माइनस किया तो 10,000 आ गया। इम्प्लॉय शेयर स्कीम जो देखिएगा, जो 25 शेयर थे वो 375 का एक शेयर था, तो उसकी मार्केट वैल्यू ये थी, और जो कॉस्ट थी वो 5 लाख माइनस की, तो 437 सैलरी में आ गया, ये सैलरी आ गई। सैलरी फ्रॉम सुल्तान हॉस्पिटल 6 लाख इसकी आ गई, टर्मिनल बेनिफिट ग्रेचुटी आ गई अनअप्रूव्ड, और इसमें से 75,000 माइनस कर दिया, तो ये आ गई। मेडिकल ट्रीटमेंट एग्जाम्प्ट हो गया, ये लिख दिया हमने, तो ये एग्जाम्प्ट है। टोटल उसकी टैक्सेबल सैलरी दोनों से मिला के ये वाली अमाउंट आ गई। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास कैपिटल गेन। ग्रॉस कंसिडरेशन उसकी जो थी वो ये आ गई 890, उन्होंने ऐड कर दिया, बाद में जाहिर बात है यहाँ पे देखिएगा -3 कर दिया गया। उसकी जो कॉस्ट थी, ये हमारा आंसर क्यों गलत आ रहा है यहाँ पर, ये तो लेस हो गया ना। अमाउंट टैक्स अंडर द हेड सैलरी 350, यहाँ गलत ही आ गया। ये मेरा ख्याल है ये इसको ठीक कर लूंगी, यहाँ पर गलत आंसर है ये। अमाउंट टैक्स अंडर द हेड सैलरी, हाँ हाँ हाँ, मैंने गलती की। मैंने क्या गलती की है कि मैंने कॉस्ट जो थी, सेल प्राइस ली है, ये देखिएगा जरा ध्यान से, मैंने क्या गलती की क्वेश्चन के अंदर, मैंने इसको करते हुए मैंने जो डील्ड कॉस्ट मेरा बेटा ली है ना, सेल प्राइस ली है मैंने उसकी 2,000 शेयर की, लेकिन जो डील्ड कॉस्ट थी ना वो मैं ले गया हूँ 2500 की। देखा, काफी गलती की आपने। तो उसको ठीक करते हैं। हम करेंगे 937
500 डिवाइडेड बाय 2500 मल्टीप्लाई बाय 2000। तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2500 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो गेन आ गया। बिल्कुल सही है, ये मैंने गलती की थी, ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या गलती की थी, तो हमने सेल इसमें किए थे 2000 शेयर। तो हमें डीम्ड कॉस्ट को क्या करना था, खालिद साहब ने और तरीके से किया, मैंने जरा आसान तरीके से किया कि ये जो डीम्ड कॉस्ट थी ये 2500 शेयर की थी, उसमें बेचे थे 2000 शेयर। तो हमें कॉस्ट भी जो है वो 2000 शेयर की लेनी चाहिए। देखो ना, ये होता है क्वेश्चन करने का फायदा कि गलतियां जो है वो ऐसे निकलती हैं, फिर एग्जाम में स्टूडेंट पास हो जाते हैं। तो ये गेम आ गया है। लेकिन ये खालिद साहब ने क्या किया कि पिछले बेनिफिट को एवरेज रेट पे एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ले लिया ऑप्शन लेके। ठीक है, उसकी मैं वजह बताता हूँ, ये देखिएगा। आप मेरे साथ हैं कि नहीं? भाई आप मेरे साथ हैं कि नहीं? ये देखिएगा, ये हुआ क्या है, तो इसका एवरेज रेट वाला कैलकुलेट करें। 1260 10 लाख 50। तो जरा इसकी हम अगर कैलकुलेशन करें, 1260 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम 12% देखिएगा इंटू 100, तो 12% आंसर आ रहा है। यानी उसके पास ऑप्शन थी कि 6 लाख पे चाहे तो 12% टैक्स दे दे। कितना दे दे? 12%। अब जरा सवाल में चलते हैं। सवाल में देखें तो उसकी इनकम जो आ रही है 72 70 लाख रुपए आ रही है। तो 70 लाख से चली जाती है 35% में। तो इसके अंदर ये 6 लाख भी पड़ा हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस 6 लाख के ऊपर चाहें तो 12% पिछले 3 सालों का एवरेज टैक्स पे कर दें। तो ये बिल्कुल ठीक है कि हम इसको क्या करें, यहाँ से माइनस कर दें 6 लाख को एवज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो हमारी टैक्सेबल इनकम ये आ जाएगी। इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर वही उसी तरीके से 7 लाख प्लस 35% लेंगे, तो अमाउंट हमारी क्या आ गई, ये वाली। अब यहाँ पर इसमें ना तो फुल टाइम टीचर है, ना फॉरेन से फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, उसने फॉरेन में कोई टैक्स इसके ऊपर टैक्स भी पे नहीं किया, ना कोई डोनेशन है, ना अप्रूव्ड पेंशन फंड है, कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा फिर हमने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, जो ऑप्शनल था। तो 6 लाख का आप देखें 12% अगर आप लेंगे तो यही आंसर आएगा। यानी पिछले साल 3 सालों का टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय उसकी उस सेपरेट ब्लॉक की इनकम ये वाली है। तो माइनस की, तो ये आ गया ऐड की। तो टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, तो ये आपने इसको भी पूरा ब्रैकेट में लिखना है मेरा बेटा, पैरेंथेसिस के अंदर। तो ये आ गया टैक्स पेएबल। तो जब टैक्स पेएबल आ जाए तो उसके साथ आप लिख सकते हैं, लिखना करें टैक्स पेएबल विद रिटर्न। ये आप लिख दिया करें, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये नोट मांगा है उसने? ये नोट अगर नहीं मांगा तो नहीं लिखना। सवाल में देखते हैं कि क्या एग्जामिनर ने नोट मांगा है हमसे। नहीं मांगा। तो और जनरल एग्जामेशन एक्सपीरियंस और डिसअलाउंस, तो लिहाजा ये नोट आपके लिए है, एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है जी? तो ये यहाँ पर कोई सवाल हो तो आप पूछिए। 11 हो गया जी हमारा। आगे फिर आगे जी हमारे पास बेसिक सैलरी 10.12, कन्वेंस मेडिकल अलाउंस, ही एंड हिज मेंबर्स आर कवर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये है, आपको किस चीज की बात कर रहा है, मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहा है। द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम पेड बाय जीटीएल वाज दिस, सो व्हाट। इस प्रीमियम का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। यानी मेरे एम्प्लॉयर ने मेरी करवा दी इंश्योरेंस और उसने प्रीमियम पे की है 2 लाख रुपया, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए, मेरा उसके साथ नहीं है। मुझे तो बेनिफिट जो मेरा वो एग्जाम्प्ट होगा अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। 25 साल से कह रहा जी, मैं डायरेक्टर मार्केटिंग काम कर रहे थे। During the year traveling TADA of 4 lakh was received to meet expenses for working on assignment with the V factory located in Lahore
एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी देखने आ गया वो, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है इज मोर देन 4 लाख, एक्चुअली फॉर ऑफिस पर्पजेज अगेंस्ट सीएडी इज मोर देन 4 लाख। तो मैं ऑफिस के लिए गया था, मुझे 4 लाख मिला, मेरे एक्चुअल एक्सपेंसिस से ज्यादा हुए हैं। कम हो या ज्यादा हो, इसका एग्जामिनर कोई ट्रीटमेंट नहीं लेता है। और 31 जुलाई F7। अच्छा जी, फिर कहता है जी ऑन 31 जुलाई हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? F6, F7, क्योंकि टाइम देखना जरूरी होता है। तो HR कमेटी अप्रूव्स परफॉर्मेंस बोनस फॉर ऑल एम्प्लॉइज को टू टैक्स फेल होते हैं। टीओ रिसीव 12 एज परफॉर्मेंस बोनस बेनिफिट ऑन 15। ये हुआ, ध्यान कीजिएगा कि ये हमारी जेब से बाहर जा रहा है, इसलिए हम आप इसको नहीं लेंगे, क्योंकि सैलरी रिसीव बेसिस पे होती है, और ये जो बोनस हमें एक्चुअली मिल रहा है वो कब मिल रहा है? 15 आगे देखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट को टच कर रहे हैं, तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। In 31 March, in recognition of completion of 25 service details, the Board of Directors approved waive the outstanding amount of loan। ये जो लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग वेव ऑफ की जाती है, ये भी आपका बेनिफिट होता है। आपका लोन आपने एम्प्लॉयर को देना हो या किसी और बंदे को देना था, जो एम्प्लॉयर ने वेव ऑफ कर दिया, पे कर दिया, वो भी हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है। This interest-free loan of 25 lakh was taken on 1st July and was repayable in 50 equal monthly installment। ये कैलकुलेशन आपने करनी है और इसको देखना है कि ये कैसे हुई है। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये एक ही दफा आया है, तो इसको आपने, इसके दो ट्रीटमेंट करेंगे। एक तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, दूसरा इसका जो वेवर हुई है वो कैलकुलेट करेंगे। एग्जामिनर ने किया क्या है वह ध्यान कीजिएगा कि उसको लोन मिला था 31 मार्च F7 पे। ठीक है, उसको वेव ऑफ कर दिया गया 31 मार्च पे। ये लोन लिया था उसने 1 जनवरी F5 को, हम हैं F7 के अंदर। तो इसका मैं आपको पहले बता दूं कि आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है लोन की। तो पहले आप यहाँ से लोन को शुरू करेंगे। लोन अमाउंट हमारी हुई है जनवरी में स्टार्ट, जनवरी 2005। ठीक है, यहाँ से लोन लिया था उसने 25 लाख का। ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा, ये सिखाया है नॉर्मली, ऐसे भी लाइफ में होता है हमारे साथ। अच्छा जी, दिस लोन दिस एंड वाज इन 50 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अगर आप इसकी इंस्टॉलमेंट बताएं तो कितनी बनती है? 50, 50,000। उन्होंने कहा था जनवरी H5 में लोन लिया था, और उन्होंने कहा था कि जनाब हम 50,000 करके आपके लोन जो हमें किससे वापस कर दें। पहली चीज तो ये था कि मुझे जुलाई में इसका बैलेंस चाहिए था। जुलाई 2006 के अंदर इसका मुझे ओपनिंग बैलेंस चाहिए था। कितना है? क्यों? क्योंकि मैंने जुलाई से लेकर मार्च तक मुझे इंटरेस्ट चाहिए था, यानी मैंने जुलाई जुलाई 2006 टू 31 मार्च 2007 तक मुझे इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, और मुझे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, और मुझे बैलेंस भी चाहिए जो 31 मार्च तक था, यानी कितने पैसे थे जो मैंने एम्प्लॉयर को देने हैं। अब पहले तो हम इसकी अगर इंस्टॉलमेंट बनाए यहाँ से देखें, तो पहला महीना आता है जनवरी का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो पूरा F6 में कितनी इंस्टॉलमेंट गई?
जैन टू दिसंबर 2005 में कितनी इंस्टॉलमेंट हुई? 50,000 इंटू 12। एक हमने ये लोन ले लिया, माइनस इन 6 लाख रुपया, ये हो गया। तो हमारे पास जो था वो जनवरी 2006 में हमारे पास जो बैलेंस बचा तो 19 लाख बच गया। यानी जनवरी X5 को इम्प्लाई ने लोन लिया, हर महीने 5,000 रुपया जब वो पे कर रहा है, ठीक है। उसको वो पेमेंट, उसको कहा कि आप हर महीने की पेमेंट करते जाए, मंथली इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम 31 मई में। और इनको पैसे का काम किया हुआ, पहली किस्त जो है वो 31 मई को जा रही है, मैं गलत कर रहा हूँ। पहली किस्त जा रही है 31 मई को। निकालना भाई तुमने। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 माह की। तो 2005 में उसने 9 किस्तें अदा की हैं। -50,000 इंटू 9। तो जब साल X5 खत्म हुआ तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस था वो था 20,50,000। तो जनवरी की किस्त कितनी फिर उसने क्या किया? जनवरी की किस्त अदा की, फेब, मार्च, अप्रैल, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अच्छा, पूरा उसने फिर ये किस्त भी अदा कर दी। X6 भी पूरा चला गया ना, क्योंकि वेवर हो रही है जाके उसकी 31 मार्च को। तो जनवरी, X6 टू दिसंबर 2006, उसने मजीद किस्तें अदा कर दी 6। आप चाहें 12 किस्तें अदा कर दी, आप चाहें तो 12 की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपका बिल करें। ये बैलेंस आ गया 1 जनवरी X1 को, ठीक है। तो जुलाई, मार्च की उसने 31 मार्च को नहीं दी, तो जनवरी, फरवरी दो और हो गए। नेक्स्ट हम कर देंगे जैन और फब। आप भूल देंगे, 1 लाख रुपए उसने और किस्त दे दी। थोड़ा सा टेढ़ा है, तो उसका बैलेंस जो बचा था ये। यानी अगर आप इसको सादा अल्फाज में करें तो इसने कितने पैसे पे कर दिए थे? यानी 31 मार्च से आप इसको महीने गिन सकते हैं। 31 मार्च यानी मई से लेके, सादा अल्फाज में आप करें, मई 2005 टू 31 मार्च की किस्त तो माफ हो गई ना। तो सब 2007 तक आप बताएंगे कितने महीने बनते हैं? ये मैं ठीक कैलकुलेट कर रहा हूँ या नहीं? मई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 और 3 9, तो 8 हो गए। मई, जून, जुलाई, अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने हो गए। ऊपर गलती कर रहा हूँ, 8 हो गए। और भाई आप तो सोए हुए हो, आपका साल मुसीबत में पड़ा हुआ, महीने गिन गिन के तंग पड़ गया है। हैं? आप जरा कैलकुलेट करो महीने, 2000 X5 के पहले दिन महीने कैलकुलेट करो कितने घंटे हैं? 8। 8 महीने ये हो गए। 2000 X6 में देखो कितने घंटे हैं? 12। 2000 X7 के कितने महीने हैं? इसमें कितने अदा कर दी है? 2। तो टोटल कितने महीने हो गए हमारे? 10 और 12, 22 महीने। तो कितने कितनी होगी? 50,000 इंटू 22, 11 लाख। तो 25 लाख उसने देना था। इसमें से अगर आप इस अमाउंट को माइनस कर दें
तो 14 लाख रुपया उसकी सैलरी बनती है जो उसको वेव ऑफ कर दिया गया। ठीक है। और अब हमें जो है वो उसकी कैलकुलेशन करनी थी इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की 9 माह की कैलकुलेशन करनी है। तो 9 माह अब हमें कहाँ तक चलना है? 30 जून 2021 तक चलना है। ठीक है। ये हो गया। और 30 जून 2021 तक कितनी कितनी हो जाएंगी इसकी? 14 कितने हो गए? तो 50,000 × 14, तो 25 लाख में से ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी 18 लाख। 18 लाख का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था उसका 1.8 मिलियन इंटू 10% इंटू, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 माह का 9 ÷ 12। तो ये भी हमारा सैलरी में इंटरेस्ट चला गया। नहीं, ये था तो इसमें एक कैश था। ये पॉइंट कभी आया नहीं दोबारा, अब आया है तो मेरा मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। तो मैं इसकी स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर बताइएगा कौन सा है ये? 10.12। 10.12। वर्किंग लोन एंड इंटरेस्ट, ये मैंने ये भी आपके साथ एक लिंक शेयर कर दी। नहीं बेटा, अमाउंट कम होती जा रही है ना। अमाउंट होता है फुल अमाउंट में नहीं लेंगे। मैं आपको ये समझाता हूँ जरा। 3 शेयर ऑफ का देखो। अब जरा इसको सुनो कि मैंने इस साल से पहले एक लोन लिया था जिसकी मैं हर महीने 50,000 रुपये किस्त अदा कर रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट में पे करता जा रहा हूँ। मुझे अमाउंट चाहिए थी कि 30 जुलाई 2021 को कितना बैलेंस मौजूद था। जो ये बैलेंस मौजूद था उसके ऊपर मैंने 31 मार्च तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था 9 माह का। एक तो मुझे वो अमाउंट चाहिए थी। दूसरा मुझे ये भी चाहिए था कि वो कितना ही अमाउंट लोन है जो उसको वेव ऑफ किया गया। ये दोनों अमाउंट मुझे चाहिए थे। तो वो दोनों अमाउंट मैंने कैलकुलेट की है और वहां पर पोस्ट की है। ठीक है। ये क्वेश्चन था जो आपके पास टेस्ट हुआ, इसलिए मैंने आपके साथ ये कैलकुलेट करवा दिया आपसे। ठीक है जी। ड्यूरिंग a year he received 1 lakh for attending the BOD। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का आपको ट्रीटमेंट बताया था हमने, क्या बताया था इसका? इसका ये ट्रीटमेंट था, ये टोटली टैक्सेबल होता है, इसका कोई फर्दर। बस 1 लाख रुपए सैलरी है, उसकी सैलरी में चला जाएगा। अमाउंट ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स फ्रॉम सैलरी 10 लाख। 10 लाख रुपए कहाँ जाएगा? 10 लाख रुपए हमारे टोटल टैक्स लायबिलिटी में से माइनस होगा। ये वाली जो अमाउंट है। वेव ऑफ का मतलब ये है माफ कर देना, छोड़ देना। यानी मैंने अपने एम्प्लॉयर को 14 लाख रुपए देना था, तो उसने बड़ा खुश होने का जाओ यार, आपको वेव ऑफ किया, छोड़ दिया। एक होता है वेव ऑफ, ये वेविंग होता है हाथ को हिलाना। इंग्लिश का WAIVE जो होता है वेव ऑफ होता है माफ कर देना, छोड़ देना किसी चीज को, वो होता है। तो 10 लाख रुपए उसका जो क्या था, विद होल्डिंग टैक्स था। वो हमने इसमें से, ये हमारा टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस होता है। 10% एनुअल इंक्रीज वॉज गिवन टू हिम विद इफेक्ट फ्रॉम दिस लेवी। ये भी इसमें पंगा है, इसमें इसकी 10% इंक्रीज भी की है।
सैलरी की। टीए हैज गिवन हिज हाउस ऑन रेंट ऑन हिज कजन एट एनुअल रेंट ऑफ 15 लाख। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का आ गया है। He acquired 15,000 share of listed company from Privatization Commission of Pakistan at a price of 60 से मिले थे। और 15 एक बिल्कुल ठीक 15 एक को उसको मिले थे। और 15/6 ही सोल्ड द शेयर ऑफ दिस। ठीक है। ये प्राइवेटाइजेशन लिस्टेड कंपनी के थे ना। तो पहले क्या करेंगे, हमने 60 की चीज ली और 85 में बेच दी, तो 25 का हमें बेनिफिट हुआ, वो हमारी कैपिटल गेन में जाएगा, फिर बाद में माइनस कर दिया जाएगा और उसके ऊपर सपोज ड्रॉप के रेट अप्लाई होंगे। On 31 August, he was entitled to receive 5,000 interim bonus shares from Arya Limited, a listed company. The market value of these shares on date was this। दोनों शेयर का मॉडली ट्रीटमेंट कर चुके हैं, दोबारा आ गया। इसका 10% सेपरेट ब्लॉक में होता है। इसकी जो मार्केट वैल्यू होती है ये इसकी इनकम बन जाती है, यानी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 22। ये आप पहले इनकम में ऐड करेंगे, फिर इनकम में से माइनस करेंगे और उसका 10% टैक्स लाइबिलिटी में जाके ऐड करेंगे। He also received one net of tax deduction और कैश डिविडेंड। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। हाँ, थका वैसे लग रहा है यार। मेरे दोस्त का जैसे मैंने मैसेज सुना कि इसकी बेटी की डेथ हुई है, तो मेरा बड़ा मुझे दुख हो रहा है ना। मेरे से पढ़ाने में मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं। मुझे ये इसकी बन रहा है मेरे साथ में, दुख होता है ना मेरा। जैसे मेरे बच्चे हैं, उसकी पहले भी बेटे की डेथ हुई, फिर बेटे की डेथ हो गई है, अब एक बेटा उनका बेटा ये उनके पास है। तो ये होता है ना, जो बंदा है उसकी जिंदगी है। बड़ा पढ़ा लिखा आदमी मेरा दोस्त है वो, बहुत सारे दुनिया की सवाल की है, तो मिनटों में आता जाता रहता है। बहुत इसका अच्छा जो है वो इंग्लैंड में गुजरा सारी। उसके पास सब कुछ है। उसके पास घर है, गाड़ी है, प्लॉट है, बैंक बैलेंसेज है, सब कुछ है। दुनिया के कई मुल्कों में सवार कर चुका है, वीजे लगे हुए हैं। लेकिन औलाद इसकी जो है वो दो बच्चे डेथ हो गई इनकी। वो फील तो हो रहा है, इंसान ही क्या करे, चीजों को फील होती है। ये क्वेश्चन है मेरा बेटा, इससे जरा आपने असाइनमेंट के तौर पर करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर काफी चीजें डिस्कस हुई है। मैं आपको मैसेज कर देता हूँ यहाँ का। इसमें सेपरेट जॉब का इनकम भी है और बाकी चीजें भी मौजूद है। हेल्थ इंश्योरेंस आ गई, लोन आ गया, विद होल्डिंग टैक्स, इम्प्लॉय शेयर। ये कर लिया था हमने बेटा कि नहीं किया था ये वाला? 10.13 क्या असाइनमेंट में दिया हुआ था? ये क्वेश्चन 10.14 है। ये फॉरेन सोर्स इनकम है इसके अंदर। ये भी असाइनमेंट से कर लीजिएगा। इसमें यहाँ पर आप मुझे फॉरेन सोर्स इनकम नजर आ रही है। ठीक है, ये करना लाजमी है, सवाल छोड़ने नहीं मेरा बेटा। बोनस मिला हुआ है इसको, बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, कंपनी मेंटेन कार नजर आ रही है, फ्री लंच फ्रॉम रेस्टोरेंट ओन्ड बाय एचपीएस डायरेक्टर। ये देखिएगा, काम जो है वो अगर होटल से मिले तो फ्री होता है, क्या ये होटल में ही काम कर रहा है होटल के अंदर? स्पेशल अलाउंस जो है, ये बार बार आ रहा है, स्पेशल अलाउंस इसको मिल रहा है, लेकिन कितने क्वेश्चन है। प्रोविडेंट फंड आ गया, अदर इंफॉर्मेशन में आ गया, जो टेन लोन आ गया 25 मिलियन का फ्रॉम अ शेड्यूल बैंक, 15% मार्कअप, रेजिडेंशियल हाउस। अगर उसने घर ले लिया है तो उस लोन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन उसने घर लेके रेंट आउट कर दिया, ये जो मार्कअप होता है इसका एक्सपेंस बन जाता है। और अगर लोन लेके आपने कारोबार शुरू कर लिया तो ये लोन आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस पर भी बन जाएगा। डिविडेंड मिला जी, इसको अगर ध्यान से करें, डिविडेंड बार बार आ रहा है। ये एक पॉइंट था जिसकी मैंने आपको कैलकुलेशन करवाई हुई है, जिसमें से ज़कात भी कटी है और टैक्स भी कटा है। तो डिविडेंड में आप क्या करेंगे, 575 में पहले उसको ऐड करेंगे, फिर उसका 0.85% लेंगे। मैं करवा देता हूँ आपको, ये जो पॉइंट है।
तो कहते हैं जी आपको डिविडेंड मिला है नेट, नेट ऑफ टैक्स एंड किताब, तो है 575, 575। तो इसको पहले करते हैं ऐड, इसमें जाकर किताब को ऐड किया जाता है, जो अमाउंट होती है वो है आपके पास 62,500। तो आप इसको फिर क्रॉस आउट करते हैं, क्रॉस आउट करते हैं, दैट इज एट द रेट ऑफ यानी 627,500 डिवाइडेड बाय 85% आप करेंगे इसका, तो ये आपका डिविडेंड ये आएगा 12.85, ये डिविडेंड आएगा। अब आप एग्जाम में इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? नंबर वन आप ट्रीटमेंट ये करेंगे कि डिविडेंड को इनकम फ्रॉम मैनेज सोर्स में जाके ऐड करेंगे 750। तो नंबर टू आप करेंगे कि जो ज़कात है, ज़कात को लेस करेंगे फ्रॉम टोटल इनकम -62,500। और थ्री आप ये करेंगे कि सेकंड ब्लॉक के टेक्स्ट में फिर आप इसको जाके टोटल इनकम में से डिविडेंड को लेस करेंगे, तो जो ऊपर क्योंकि सेकंड ब्लॉक में है ना, तो जाके आप टोटल इनकम में से माइनस करेंगे। फोर्थ पॉइंट आप ये करेंगे कि आप जो टैक्स ऑन डिविडेंड जो है उसको आप ऐड करेंगे टैक्स, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी में, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 750, ये जो 750 इंटू ये पार्ट माइनस करने के बाद 0.15 बनता है, ये 1,12,500 रुपये ये बनता है इसका, ठीक है। फिर इसकी जो टैक्स है इसी को ज्यादा क्योंकि लेस होकर मिला हुआ है, तो पांचवा ट्रीटमेंट ये करेंगे, जो टैक्स है वो लेस करेंगे विकास का फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी। ये पांच ट्रीटमेंट मैंने आपको इसके बताए हैं जो आगे इसमें करेंगे, ठीक है। -7,125,500 इसकी पहले भी कैलकुलेशन में करवा चुका हूँ, दोबारा देखते हैं सकते हैं इसको देख रहे हैं। ये था जी, तो इसके अंदर हमारा जो डिविडेंड है ये जो आपको नजर आ रहा है वो ये वही अमाउंट है, इसमें जो रिकार्ड वाली अमाउंट है वो हमारी ये है जो कि आपकी टोटल इनकम में से लेस होती है, ठीक है। तो इसको भी आपने करना है। ये अच्छा ये पॉइंट था, ये हमारे पास आ रहा है, इसको भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और डिविडेंड एंड एंड इंप्लीकेशन ये मैंने वहाँ पर लगी कर दिया, ठीक है जी। The holding tax actually by this from is salary ये amounting to fees लेता है। हेल्थ इंश्योरेंस का भी नेक्स्ट क्वेश्चन में फंड कंट्रीब्यूशन है, प्रोविडेंट फंड देखो इसमें भी आ गया, ऑप्शन इम्प्लाई शेयर स्कीम ऑप्शन आ गई, रिस्ट्रिक्टेड भी है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, इंटरेस्ट फ्री लोन आ गया दोबारा, लीव इनकैशमेंट आ गई दोबारा आ रही है, टैक्स लेक्चर बाय कंपनी ये आ गया, उसमें स्टॉक एक ही है, तो स्टॉक कितने जाएगी? कैपिटल गेन में जाएगी, कैपिटल प्रॉफिट इनकम में। रेजिडेंशियल प्लॉट इसको बेच दिया है, ये भी कैपिटल गेन में जाएगा। ये देखिएगा फॉरेन सोर्स इनकम है, तो फॉरेन सोर्स इनकम भी आएगी और इसका टैक्स क्रेडिट भी आएगा, उसका भी होल्डिंग टैक्स भी बाहर के मुल्क में कटा गया। एक्सचेंज रेट भी आपको दिए गए हैं ताकि आप उसकी कंप्यूटेशन कर सकें, फजूल वाला जो है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये आप क्वेश्चन कीजिएगा, लेकिन आपको इशू आए तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये पहले कर लिया था, चलो इसका मतलब इससे ऊपर है ना, तो चैप्टर तो ऑलमोस्ट अगर चार क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे तो कोई
पाँच छह क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं। तो ये हल्दी एक्सरसाइज हो जाएगी चैप्टर 10 की। इसमें से हर साल एक क्वेश्चन अमूमी तौर पर आता है। अमूमी तौर पर इस चैप्टर में हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो इसमें मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसका आपने कोई सवाल छोड़ना नहीं है। ठीक है। जो डिस्कशन हो वो मेरे से कर लिया करें कि सर ये आप इसके ऊपर क्वेश्चन कर लें, ये पॉइंट है उसकी समझ नहीं आ रही, मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन क्वेश्चन को बेटा स्टार्ट टू एंड लाजमी ही करना है, स्टार्ट टू एंड आपने लाजमी करना है, ताकि अगर कोई उसमें पॉइंट आ रहा है तो वो आपको इसकी समझ आ जाए, कोई नया पॉइंट ना हो जो कोई एग्जाम में रिपीट हो जाए, उसमें हमें फिर मसला होता है। मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको करवा दी है। इम्प्लॉय श्योर स्कीम आपको नजर आ रहा है, प्रोविडेंट फंड आपको नजर आ रहा है, टर्मिनल बेनिफिट नजर आ रहे हैं, गोल्डन बेनिफिट नजर आ रहा है, फॉरेन सोर्स इनकम नजर आ रही है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपको नजर आ रहा है, डिविडेंड, बोनस शेयर, गोल्डन हैंडशेक, कुछ सारी चीजें आ रही हैं। अंग्रेजी आगे पीछे हो रही है, उसका कुछ ट्रीटमेंट हमें मिलता मिलता नजर आ रहा है। ये बिल्कुल ठीक है आमिर प्यारा जी, जैसे आपने कहा हम ऐसे ही करेंगे। अच्छा जी, एक मतलब प्यारा जी, मैंने दिसंबर के बाद ज्वाइन किया था, कोई टेस्ट की प्रैक्टिस करवाएंगे ये रिवीजन के अंदर, इंशाल्लाह ताला हम इससे करेंगे, फिर टेस्ट की दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और जैसे आप करेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। तो हिम्मत नहीं हारनी आपने, इसको छोड़ना नहीं है। अब बिल्कुल एंड के ऊपर जाके ये गुजरी है, यहाँ पर जाके वापस आने का नहीं सोच लिया, यहाँ हमने टॉप पे पहुंच गया है। ठीक है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके खुश रखे, मेरे लिए भी दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सेशन चल रहा है हमारा। होपफुली मैं इस उम्मीद से कर रहा हूँ कि आप कर रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग इस और पिछली टेंथ में जितने बच्चे भी हैं जो पहली टेंथ में पास हुए, उन्होंने मुझे यही कहा कि सर वी हैव फॉलोड योर डॉटेड लाइन। जो आपने कहा हम करते गए, जो कहा आपने करते गए। ठीक है जी। आमीन जी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।